हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 8 में सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। फंजाई और प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो एक कवर पाया जाता है उसे वहाँ पर सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल जो होती है वह सेल को केवल शेप ही नहीं देती है, इसके अलावा वह सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। इसके साथ ही यह सेल से सेल के इंटरेक्शन और जो अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं उनसे यहाँ पर एक बैरियर के रूप में भी काम करती है, उन्हें आने जाने से रोकती है। देखिए, जो एल्गी होती है उसमें जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मेनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट इस टाइप के मिनरल से बनी होती है। जबकि जो प्लांट्स होते हैं उनमें यह सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ट्यूब के रूप में हमें दिखाई देती है। इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ कहलाती है उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। जो RER होती है मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वह प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन में शामिल होती है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वह लिपिड का सिंथेसिस करती है। अब हम बात करते हैं गोल्गी एपरेटस की। जो कैमिलियो गोल्गी थे उन्होंने सबसे पहले सेल के अंदर एक डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को वहाँ पर न्यूक्लियस के पास में देखा था। इसके बाद में इसका नाम गोल्गी एपरेटस दिया गया था। इसमें ये जो गोल्गी एपरेटस होते हैं यह फ्लैट और डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं, इन्हें हम सिस्टर्नी भी कहते हैं। यह जो गोल्गी सिस्टर्नी होते हैं यह न्यूक्लियस के पास में यहाँ पर पैरेलल और इसके बहुत पास में यह अरेंज होते हैं। न्यूक्लियस के पास में इनका सिस फेस होता है जिसे कि हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं। और जो न्यूक्लियस से दूर वाला जो रीजन होता है वह ट्रांस फेज या फिर मैच्योरिंग फेज के नाम से जाना जाता है। जो सिस और ट्रांस फेजेस होते हैं वह देखे जाएं तो यूँ बहुत डिफरेंट होते हैं पर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो गोल्गी एपरेटस होता है इसका जो मेन फंक्शन है वह है मटेरियल्स की पैकेजिंग करना, और ये मटेरियल्स को पैक करके जो इंट्रासेलुलर टारगेट्स होते हैं वहाँ पर उन्हें डिलीवर कर देते हैं और वहाँ से ये सेल के बाहर की ओर सिक्रेट कर दिए जाते हैं। जो मटेरियल्स होते हैं वह वेसिकल्स के रूप में पैक किए जाते हैं, और किस जगह पर पैक होते हैं, ये सिस फेज़ में वहाँ पर इनकी पैकिंग होती है और ये मैच्योरिंग फेज़ की तरफ वहाँ पर आगे की ओर मूव कर दिए जाते हैं। देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होते हैं वह उनके द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है, प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, और यह गोल्गी एपरेटस के सिस्टर्नी में मॉडिफाई किए जाते हैं और उसके बाद ये ट्रांसफेस से बाहर की ओर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। जो गोल्गी एपरेटस होता है उसकी जो साइट होती है वह ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स को मुख्य रूप से बनाती है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। गोल्गी एपरेटस में पैकेजिंग की प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसे कि हम लाइसोसोम कहते हैं। जो लाइसोसोम होता है या फिर लाइसोसोमल जो वेसिकल्स होते हैं इनमें यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे कि लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स।
ठीक है। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड इन सबको डाइजेस्ट करने में कैपेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। देखिए, जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म में एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस मतलब कि एक जगह पाई जाती है जिसे कि वैक्यूल्स कहा जाता है। इसके अंदर वाटर, सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वहाँ पर पाए जाते हैं और कुछ अदर मटेरियल्स भी होते हैं। तो ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और अदर मटेरियल है ये सेल के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। ठीक है। जो वैक्यूल होते हैं वो एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं जिसे कि टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और जो प्लांट सेल्स होती है उस प्लांट सेल्स में सेल का 90% वॉल्यूम ये वैक्यूल्स ही ऑक्यूपाई करके रखते हैं, मतलब कि घेर कर रखते हैं। प्लांट्स के अंदर जो टोनोप्लास्ट होती है, जो मेम्ब्रेन यहाँ हमने जिसकी बात की है वह टोनोप्लास्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अदर मटेरियल्स को वैक्यूल के अंदर भी आने की सुविधा देती है। इसलिए वैक्यूल के अंदर जो कंसंट्रेशन होता है वह हाई होता है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले हमारा जो टॉपिक है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि इसके ल्यूमेन को एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। एक आउटर कंपार्टमेंट होता है और दूसरा इनर कंपार्टमेंट होता है। जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर एक डेंस होमोजेनस सब्सटेंस फिल किया होता है जिसे कि मैट्रिक्स कहा जाता है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वह बाहर की एक बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। इनर मेम्ब्रेन में देखा जाए तो यहाँ पर मैट्रिक्स की ओर बहुत सारी इनफोल्डिंग्स पाई जाती है, मतलब कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देते हैं जिसे कि क्रिस्टी कहा जाता है और सिंगल फॉर्म में इसे क्रिस्टा कहते हैं। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वह एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का यहाँ पर सेलुलर एनर्जी का यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं। इसलिए इन माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होती है उसमें एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम्स और प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो सब इस मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड जो होते हैं वो सभी प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और इन्हें माइक्रोस्कोप में आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। अच्छा, पिगमेंट के बेस पर हम प्लास्टिड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करते हैं और यही लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस में काम में आती है। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, ये उसके अंदर पाए जाते हैं। और ये प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनमें येलो कलर, ऑरेंज या फिर रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वह एक कलरलेस प्लास्टिड होता है और डिफरेंट शेप और साइज़ में पाया जाता है और यह न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखता है। जो एमाइलोप्लास्ट होता है वह कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। जो एलाइयोप्लास्ट होते हैं वो ऑयल और फैट को यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं और जो एल्यूरोप्लास्ट होता है वो प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। अब देखिए, जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उन लीव्स की जो मेसोफिल सेल्स हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए हमें वो सब ग्रीन दिखाई देती है। माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही क्लोरोप्लास्ट में भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी एक डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वह लेस परमिएबल होती है, मतलब कि उसमें से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वह आर पार नहीं जा सकते हैं। ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर वहाँ पर एक हमें स्पेस दिखाई देता है। ठीक है।
जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस स्ट्रोमा कहलाता है। अब देखिए हम इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स दिखाई देते हैं जिसे कि हम थाइलेकॉइड कहते हैं, जो कि यहाँ पर कॉइन के रूप में हमें दिखाई देते हैं। कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। और ये सब स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अभी जो थाइलेकॉइड्स होते हैं यह एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं, जैसे कि हम कॉइन्स को एक के ऊपर एक जमाते हैं और एक पूरा कॉइन्स का पिलर बन जाता है, वैसे ही थाइलेकॉइड्स का एक पिलर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक के ऊपर एक थाइलेकॉइड्स यहाँ पर अरेंज होकर एक सिक्के के पिलर, सिक्के का कॉलम यहाँ पर बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को यहाँ पर ग्रेनम कहा जाता है और ये सभी ग्रेनम इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यहाँ पर हम एक और स्ट्रक्चर को देखते हैं जिसे कहा जाता है स्ट्रोमा लेमेली, है ना। आप देख सकते हैं कि जो ग्रेनम यहाँ दिख रहे हैं, इन ग्रेनम अलग अलग जो ग्रेनम है इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर एक हमें मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल दिखाई दे रही है, जो कि हर एक ग्रेनम को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। उसे हम यहाँ पर स्ट्रोमा लेमेली के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है इसमें कुछ ऐसे एंजाइम भी पाए जाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अंदर स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होता है वह थाइलेकॉइड्स के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। देखिए, राइबोसोम्स जो होते हैं वह ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और यह राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और इनके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वह 80S होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम्स में 2 सब यूनिट पाई जाती है, एक लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट कहलाती है। ये जो 80S राइबोसोम्स होते हैं उनकी 60S और 40S सब यूनिट होती है, जबकि जो 70S राइबोसोम्स होते हैं उनमें 50S और 30S सब यूनिट होती है। यहाँ पर जो S आप यहाँ देख रहे हैं उसे कहा जाता है स्वेडबर्ग यूनिट है, जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला। देखिए, जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वह सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर पाए जाने वाले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ओर्स की तरह काम करते हैं, मल्ला की तरह काम करते हैं। और जो सेल होती है या उसका जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसके मूवमेंट के लिए यहाँ पर वर्क करते हैं। जो फ्लैजिला होते हैं वो लंबे होते हैं और सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी की गई तो यहाँ पर देखा गया है कि जो सीलिया फ्लैजिला होते हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। इनका जो कोर रीजन होता है उसे एक्सोनीम कहा जाता है ना। देखिए, ये जो एक्सोनीम होता है उस एक्सोनीम में यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये यहाँ पर डबलेट्स के फॉर्म में, मतलब कि एक के साथ एक माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर अटैच होता है और एक डबलेट का फॉर्मेशन करते हैं और एक्सोनीम में चारों तरफ यहाँ पर पाए जाते हैं। जो एक्सोनीम होता है उसके अंदर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 डबलेट्स यहाँ पर रेडियली अरेंज होते हैं और बीच में यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक पेयर पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसका एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो 9+2 के रेशो में होता है। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो बीच में पाए जाने वाले ट्यूब्यूल्स हैं, वो आपस में, जिन्हें सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी कहा जाता है, वो आपस में एक ब्रिज के द्वारा
कनेक्टेड होते हैं और इनके चारों तरफ ये रेड कलर की एक सेंट्रल शीट हमें दिखाई देती है। और जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं जिन्हें कि हम पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, वो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स इस शीट के साथ एक रेडियल स्पोक से जुड़े हुए होते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के ये जो डबलेट्स हैं ये कितने हैं, यहाँ पर 9 हैं। तो 9 स्पोक भी यहाँ पर उस सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो शीट है, यहाँ पर जो सेंट्रल शीट है उस शीट से इनको जोड़कर रखते हैं। देखिए, जो पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं वो भी आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो कि लिंकर्स के द्वारा जुड़े होते हैं और इन्हें कहा जाता है इंटर डबलेट ब्रिज के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स की। तो जो सेंट्रोसोम्स होता है वह 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वह सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो दोनों सेंट्रियोल्स होते हैं वह एक दूसरे से परपेंडिकुलर जुड़कर यहाँ पर सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। और जो सेंट्रियोल होते हैं उन सेंट्रियोल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वह एक कार्ट व्हील के समान होता है, एक बैलगाड़ी के पहिए के समान हमें दिखाई देता है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं उन सेंट्रियोल्स में जो सेंट्रियोल्स होते हैं वह ट्यूबुलिन प्रोटीन के 9 पेरिफेरल जो फाइब्रिल्स होते हैं उनसे मिलकर बने हुए होते हैं। और जो प्रत्येक पेरिफेरल फाइब्रिल होता है वह एक ट्रिपलेट होता है, मतलब कि उसमें 3 यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन के स्ट्रक्चर ऐड होते हैं। और जो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स होते हैं, मतलब कि पास पास पाए जाने वाले जो ट्रिपलेट्स हैं वह आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। जो सेंट्रल पार्ट होता है प्रॉक्सिमल रीजन का, मतलब सेंट्रियोल का जो प्रॉक्सिमल रीजन होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वह एक प्रोटेनेशियस रीजन होता है जिसे कि हब कहा जाता है। जो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं उन पेरिफेरल ट्रिपलेट्स के ट्यूब्यूल के साथ रेडियल स्पोक के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरफेस न्यूक्लियस, मतलब कि ऐसा न्यूक्लियस जब सेल डिवाइड नहीं हो रही होती है। तो इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर जब हम देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो हमें वहाँ पर न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर्स, मतलब कि क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोलाई, जिसे कि हम न्यूक्लियोलस भी कहते हैं, ये हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इसका और स्टडी की गई तो देखा गया कि इसके आसपास एक न्यूक्लियर एनवेलप भी पाई जाती है और उस न्यूक्लियर एनवेलप की एनालिसिस करने पर देखा गया कि वह 2 पैरेलल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, जिसके बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे कहा जाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और यह पेरीन्यूक्लियर स्पेस न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला जो मटेरियल्स होते हैं उनके बीच में बैरियर की तरह काम करता है। देखिए, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वहाँ पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें जगह जगह पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें कि न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। यह न्यूक्लियर पोर्स आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में दोनों ही डायरेक्शन में वहाँ पर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही इन सारे सब्सटेंसेस का यहाँ पर मूवमेंट होता है। नॉर्मली सेल के अंदर देखा जाए तो एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है। अब जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है या जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं उसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियोलस होता है वह एक ऐसी जगह होती है जिसमें राइबोसोमल आरएनए, जो एक्टिव राइबोसोमल आरएनए होते हैं उनका सिंथेसिस होता है। अब देखिए, जो इंटरफेस वाली जो स्टेज होती है उस स्टेज के
अलावा उस स्टेज में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वह क्रोमेटिन के रूप में हमें दिखाई देता है। पर जैसे ही सेल डिवीज़न की स्टेजेस आती है तो हमें वहाँ पर न्यूक्लियस की जगह पर क्रोमोसोम्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। जो क्रोमेटिन होता है उसमें डीएनए पाया जाता है, उसके अंदर हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और कुछ आरएनए भी, कुछ पार्ट जो है आरएनए का भी उसमें होता है। अब देखिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम्स में एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है या फिर हम उसे सेंट्रोमियर भी कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम, प्रत्येक क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है उस सेंट्रोमियर की दोनों साइड पर एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं जिन्हें कि काइनेटोकोर्स कहा जाता है। तो सेंट्रोमियर जो है जो क्रोमोसोम को वहाँ पर अटैच करके क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड्स को अटैच करके रखता है, उसके दोनों साइड्स पर हमें डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिन्हें कि काइनेटोकोर्स कहा जाता है। ठीक है। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन की बेस पर हम क्रोमोसोम्स को फोर डिफरेंट टाइप में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो होता है वह होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्चुअली मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंटर में पाया जाता है और इसकी क्रोमोसोम की जो दोनों क्रोमेटिड्स होती हैं वो लगभग सेम होती हैं, बराबर होती हैं। इस टाइप का जो क्रोमोसोम है वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में एक्चुअल क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वह मिडिल पोर्शन से हटकर थोड़ा सा ऊपर या नीचे कहीं पर भी चला जाता है जिससे कि क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड छोटी और दूसरी क्रोमेटिड बड़ी हो जाती है। ऐसे क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है ना वो किसी भी एक क्रोमेटिड के लगभग एंड पोजीशन पर चला जाता है जिससे कि क्रोमेटिड का एक पार्ट बहुत छोटा और दूसरा पार्ट बहुत बड़ा हमें दिखाई देता है। इसे कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और लास्ट जो होता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, उसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर चला जाता है, एंड पोजीशन पर चला जाता है। तो सेंट्रोमियर के लोकेशन के बेस पर 4 टाइप्स के क्रोमोसोम हमने यहाँ पर स्टडीड किए हैं। तो आज का हमारा रिवीजन का पार्ट हम यहीं पर फिनिश करते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।